Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Sonia Kaushik and we are doing our chapter first from 11th biology, the living world. Students, अभी तक आपने वीडियो लेक्चर्स में लेसन 1 जो हमने स्टार्ट किया था दैट वी हैव स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स की फॉर्म में हमने अपना चैप्टर किया है। वो नोट्स की फॉर्म में इसलिए किया है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल टू हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स फॉर CBSE या अदर बोर्ड्स और एज वेल एज फॉर नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वो नोट्स के फॉर्म में इसलिए हमने चैप्टर किया, लेकिन एज वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस, अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर का जो सिलेबस है द लिविंग वर्ल्ड, उसका हमारा जितना हमारे NCERT में टॉपिक्स गिवन है दैट वी हैव कवर्ड अलॉन्ग विद सम नीट कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम कंप्लीट इसी लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप। सो इट विल हेल्प यू टू रिकग्नाइज ऑल द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो ये रिकग्नाइज करने में, रिमेंबर रखने में हेल्प करेंगे। डन एवरीवन? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्टार्ट करते बेटा। तो फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में स्टूडेंट्स हमने किया व्हाट इज लिविंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग। अभी अगर हम जूनियर क्लासेस में देखें सभी को पता है लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है, लेकिन व्हाट आर द कैरेक्टर्स दैट मेक इट डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में? तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हम बात करेंगे ग्रोथ। एक डिफरेंस है ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। नाउ ग्रोथ हमने डिस्कस किया स्टूडेंट। सबसे पहले हमने बात की थी ग्रोथ की कि जो भी ऑब्जेक्ट्स ग्रो कर सकते हैं उनको हम लिविंग कहते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ इज नॉट द ओनली प्रॉपर्टी ऑन विच बेसिस वी कैन से इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग चीज़ों में भी अगर एक्यूमुलेशन हो जाए, बाहर की साइड इकट्ठा हो जाए चीज़ें, तो उसमें भी हमें साइज, शेप और ये सब इंक्रीज हुआ दिख सकता है, क्योंकि ग्रोथ को हम मानते हैं इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन शेप, ठीक है, लेंथ, ये सब चीज़ें इंक्रीज हो जाए तो हम मानते हैं कि ग्रोथ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्नो माउंटेन है तो धीरे धीरे बर्फ इकट्ठी होती रहेगी तो एक स्नो माउंटेन वहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें ग्रो कर सकती है, बट एक डिफरेंस यहाँ पर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होगी दैट ग्रोथ विल बी इनर ग्रोथ। ठीक है, वो कैसी पावर है? वो इनर पावर है, इनेट पावर है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें इंटेंसिक फैक्टर है, इंटेंसिक पावर है। वहीं अगर हम बात करें ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नहीं कहेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने स्नो माउंटेन या सैंड का एक हम माउंटेन टाइप बना सकते हैं, छोटा सा टीला टाइप हम बना सकते हैं, तो दैट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द आउटसाइड। सो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है नॉन लिविंग में और इंटेंसिक मिलती है लिविंग में। डन एवरीवन? और वहीं अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में स्टूडेंट्स सेल डिवीजन का जो मेथड है दैट इज फिजन, उसी के फॉर्म में हम ग्रोथ को देखते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, वी कैन नॉट से कि आज हमें बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा है तो कल हमें वो नेक्ड आई से दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होती है या वो डिवाइड जब करती हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल हर 18 to 20 मिनट्स में इट कैन डबल, ठीक है, डिवाइड कर सकती है, दैट इज जनरेशन टाइम, तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोड्यूस। जैसे मैंने आपको नोट्स वाले लेक्चर में भी बताया कि रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। और ये एबिलिटी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक मशीन जो स्पेयर पार्ट्स बनाती है, ठीक है, स्पेयर पार्ट बनाने की मशीन स्पेयर पार्ट की जैसी नज़र नहीं आती, या एक मार्कर बनाने की, एक पेन बनाने की जो मशीन है वो मार्कर जैसी नहीं दिखती। लेकिन अगर हम डॉग के पपीज देखें, दे आर सिमिलर टू डॉग, किटन्स को देखें, दे आर सिमिलर टू कैट, कप्स को देखें तो दे आर सिमिलर टू कप्स, इवन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स रिजेंबल्स ह्यूमन। So that means living organisms have ability to give rise to young ones of their own kind. अपने ही जैसे organisms को बनाना ये living organism कर सकते हैं। So yes, reproduction is one of the important you can say factor that defines living organism कि वो living है। ठीक है,
वहीं अगर हम बात करें एक मशीन कोई मल्टीप्लाई करिए, फोटोस्टेट मशीन है, एक जीरोक्स मशीन है जो मल्टीपल कॉपीज किसी पेज की या किसी डॉक्यूमेंट की बना रही है, सो दैट इज प्रोडक्शन, उसको हम प्रोडक्शन कह सकते हैं। उसको हम, या मशीन कोई स्पेयर पार्ट्स बना रही है सेम टाइप के, तो दैट इज प्रोडक्शन, नॉट रिप्रोडक्शन। देन एवरीवन, चलिए मेटाबॉलिज्म की फिर हमने बात की थी बेटा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, वो कम्प्लेक्स से सिंपल चीज़ें भी बना सकती है, सिंपल से कम्प्लेक्स भी बना सकती है। So it is the sum total of the reaction that is going on the living organism. Living organism के अंदर जितनी भी reactions होती हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। और हमने किया है ये मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शंस है ये 2 टाइप्स की हो सकती है, एनाबॉलिक या फिर कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजें बनेंगी। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीजें बनेंगी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का जब डाइजेशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, कम्प्लेक्स चीज़ें सिंपलर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है तो वो शॉर्ट शुगर्स में, ग्लूकोज की फॉर्म में वो ब्रेक होगा, प्रोटीन्स है तो अमीनो एसिड्स की फॉर्म में ब्रेक होंगे, तो सिंपल चीज़ें बनती हैं, सो दैट इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस हम उनको कहेंगे। एनाबॉलिक रिएक्शंस हम प्लांट से एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन सब की हेल्प से प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी कि सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ों में कन्वर्ट करना। So metabolism is one of the important factor that is present only in living organism, ठीक है, that defines living. Metabolism is not present in non-living objects. Cellular organization, my dear student, जितने भी living organism हैं वो सेल से बने हुए हैं, whether they are unicellular, whether they are multicellular। पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, लेकिन शुरुआत होती है एक सेल से। जैसे एक घर को बनाने के लिए हर एक ईंट का होना जरूरी है, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एवरी सेल इज इम्पोर्टेंट। अब कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है जिनमें सिंगल सेल है, मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डन एवरीवन, चलिए आगे चलते हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस, हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। बाहर मौसम ठंड है या गर्मी है तो हमें वी कैन फील दैट, ठीक है, या कोई डेंजरस एनिमल हमारी तरफ आ रहा है, सो वी विल रिकॉग्नाइज इट, वी विल फील इट, ठीक है, हमें पता लग जाएगा, सो वी विल रिएक्ट इट। लेकिन अगर एक चेयर रखी है और उसके पास एक लाइन आके खड़ा हो जाए, एक टाइगर आके खड़ा हो जाए, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन चेयर, चेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स the chair is a non-living object and it doesn't have any consciousness, ठीक है। हमारे अंदर क्या है, एंड ह्यूमन बीइंग एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओनली ह्यूमन बीइंग एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग के अंदर नहीं होती है, एंड इट इज कॉल्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हम लिविंग किसको कहेंगे, जिसमें ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म की पावर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है। डन एवरीवन, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने चैप्टर में किया बायोडाइवर्सिटी। अब बायो मतलब लिविंग, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी या फिर फॉर्म्स, ठीक है। आप देखिए आपके आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी वैरायटी है, प्लांट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, एनिमल्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो उसको हम एक टर्म कह सकते हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू IUCN अराउंड 1.5 to 1.7 million types of organisms are present on our planet Earth. Millions of varieties present है स्टूडेंट। अब इतने सारी ऑर्गेनिजम्स को अगर हमें स्टडी करना है, ठीक है, या तो क्या जरूरी है स्टूडेंट्स, उनको नॉमेनक्लेचर करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और उनका नॉमेनक्लेचर किस हिसाब से होगा अभी आगे बात करते हैं। जैसे हम एक स्कूल की अगर बात करें, स्कूल में फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो हम उन 1000 स्टूडेंट्स को एक जगह पढ़ा नहीं सकते, उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग उनको रोल नंबर के अकॉर्डिंग, उनके नेम के अकॉर्डिंग, आई कार्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से हमें उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए
आपको पता है सबका एक अलग रोल नंबर या एक सबका एक अलग नाम क्लास में होता है। तो इसी तरीके से बेटा ऑर्गेनिजम्स की अगर हमें स्टडी करनी है तो उनको नॉमेनक्लेचर नाम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन, जैसे आई कार्ड आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है एक तरह का, ठीक है, तो ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है बेटा नेमिंग की, तो नेमिंग में मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर दैट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को टू टाइप का, जैसे हमारा नेम और सरनेम होता है, जैसे आई एम सोनिया कौशिक, सोनिया इज माय नेम, कौशिक इज माय सरनेम। इसी तरीके से बेटा ऑर्गेनिज्म के बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो दिया था कैरोलस, CAROLUS, कैरोलस लिनेनस, ठीक है। उन्होंने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म का जो नेम होगा दैट इज मेड अप ऑफ टू लेटर, दैट इज वन इज जीनस एंड अदर इज स्पीशीज, ठीक है, जीनस और स्पीशीज। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, यही बात कर लेते हैं। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है? मैंगो। तो बेटा जो फर्स्ट नेम है ये साइंटिफिक नेम, दिस इज फर्स्ट नेम जो होगा, ठीक है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका की हम बात करें तो इसमें फर्स्ट नेम जीनस है, सेकंड नेम क्या है? स्पीशीज। ऐसे होमो सैपियंस में होमो इज अ जीनस, सैपियंस इज अ स्पीशीज, ठीक है। तो जीनस कॉमन हो सकता है, ऐसे जीनस जिनमें एक ही तरह की स्पीशीज पाई जाती है दे आर कॉल्ड मोनोटाइपिक जीनस, जिनमें ज़्यादा स्पीशीज है, जैसे मैंगो की 1000 से भी ज़्यादा वैराइटीज है, तो दैट इज पॉलीटाइपिक जीनस, राइट एवरीवन। और जीनस का जो बेटा वैसे हम अगर इनको बुक्स में देखें तो अंडरलाइन नहीं होता जीनस और स्पीशीज नेम, लेकिन जब हम इनको हैंड रिटन तरीके से जब हम इनको शो करते हैं, सो वी हैव टू, क्योंकि बुक्स में ही इटैलिक्स में लिखे होते हैं बेटा, वैसे इट इज़ मेड अप ऑफ अ लैटिन वर्ड। एंड अगर हम बात करें किसी भी साइंटिफिक नेम की, तो फर्स्ट जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी कैपिटल, एंड स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर होगा, और अलग अलग इनको अंडरलाइन करेंगे। अगर आपने साइंटिफिक नेम को, बायोलॉजिकल नेम को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग अगर अंडरलाइन किया नहीं किया, सो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिफिक नेम हमने किए हैं, नोट्स में हैं, आप लेक्चर्स देख लीजिए, लेक्चर 1 to 7 आई थिंक उन सब में ये चीज़ें बहुत ही डिटेल में डिस्कस की है। दिस इज़ अ यू कैन से ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, ठीक है। ये तो कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू है। जैसे पेरीप्लैनेटा अमेरिकना दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच, वीट का हमने किया ट्रिटिकम एस्टिवम, गार्डन पी का हमने किया पाइजन सेंटिवम। तो बहुत सारे नॉमेनक्लेचर हमने किए, एंड यू कैन डू फ्रॉम NCERT एज वेल एज अदर देन NCERT। सो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, उनको ग्रुप्स में, कैटेगरीज में डिवाइड करना आसान हो गया, जिससे उनकी स्टडी इजी होगी, ठीक है। और वो जो अलग अलग कैटेगरीज थी बेटा ऑर्गेनिजम्स की, उनको हम टैक्सा कहेंगे। जैसे डॉग्स एक अलग कैटेगरी है, कैट एक अलग कैटेगरी है, ह्यूमन एक अलग कैटेगरी, तो दैट इज टैक्सा। अब बात करते बेटा टैक्सोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टर्म इज गिवन बाय डी कैंटोल एंड कैरोलस लिनेनस इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। किसने ये टर्म दी थी बेटा? डी कैंटोल ने, और हमने ये नोट्स में भी किया है। तो टैक्सोनॉमी क्या है बेटा? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने किया ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीज़ें आती हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी ने ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को बहुत ईजी कर दिया। उसके बाद एक टर्म हमने की सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स क्या है? टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उसका नॉमेनक्लेचर भी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर वो सारी चीज़ें हों, सो दैट विल कम अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स, ठीक है, सिस्टमैटिक। और अगर नियो सिस्टमैटिक्स की बात करें जो हक्सले ने दी है, तो नियो सिस्टमैटिक्स कहते हैं कि हमें इन ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ये सब करनी इवोल्यूशनरी बेसिस पर, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज अ न्यू ब्रांच, दैट इज नियो सिस्टमैटिक्स, ठीक है। और बेटे ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें, अब इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, उनकी जो नेमिंग है ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाई? तो ये पॉसिबल हो पाई बेटा ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसने सभी प्लांट्स की नेमिंग की है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर,
किससे? सभी एनिमल्स की, बिकॉज बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो ऐसे ही वायरसेस के लिए या बैक्टीरिया के लिए सभी के लिए नॉमेनक्लेचर डिफरेंट डिफरेंट इसी तरीके से जो है किया गया है, ठीक है। उनके लिए अलग टर्म्स है, हमने नोट्स में वो डिस्कस किया है, दैट यू कैन डू दिस इज स्पेसिफिकली फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब मैंने आपको बताया ऑर्गेनिजम्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में हम कैसे बच्चों को डिवाइड करते हैं? वी कैन डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्शंस, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। या सपोज कीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में गए और वहाँ पे आपने किसी पर्सन को देखा और आपको लगा कि ये इंडियन है, ठीक है। तो आप उससे सबसे पहले जब उसका अपना इंट्रो देंगे या उससे पूछेंगे तो आप क्या उससे पूछेंगे? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आस्क कि आर यू इंडियन, क्या आप इंडियन हैं? देन पहले आपने पूछा इंडिया, यस ही इज़ इंडियन। फिर आपने पूछा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बताया यू आर फ्रॉम हरियाणा, तो पहले आपने उसके कंट्री की बात की, देन आपने उसके स्टेट की बात की, उसके बाद आप उससे पूछेंगे किस सिटी से बिलोंग करता है, सिटी के बाद आप पूछेंगे किस एरिया से या किस पर्टिकुलर लोकेलिटी से वो बिलोंग करता है। तो अलग अलग लेवल्स की बात की। तो यहाँ जब कंट्री की बात करें तो ये हाईएस्ट लेवल आ गया। या आप बात कर रहे हैं कि किस लोकेलिटी से या किस फैमिली से वो बिलोंग करे, तो ये लोवेस्ट लेवल की बात आ गई। तो अलग अलग लेवल्स आ गए ना। तो इसी तरीके से हम टैक्सोनॉमी की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग कैटेगरीज की बात करते हैं, तो उनको उनकी सिमिलैरिटीज और उनकी डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। और उसी ग्रुप्स की डिफरेंट, उसी कैटेगरीज की अलग अलग अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं इस सीरीज में APC COF FGS या GS ओनली। ये कितने लेवल से स्टूडेंट? 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेवल, ठीक है। 8 लेवल है यहाँ पे, ठीक है। तो के का मतलब यहाँ क्या है? किंगडम। P फाइलम, ठीक है। और फाइलम की जगह बेटा डिवीजन हो सकता है प्लांट्स में। C क्लास, O ऑर्डर, F फैमिली, G जीनस, S स्पीशीज। डन एवरीवन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हमें क्लासिफाई करना है तो हम देखेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म किस किंगडम से बिलोंग करता है। किंगडम के बाद हम देखेंगे किस फाइलम से बिलोंग करता है। या प्लांट है तो हम देखेंगे किस डिवीजन से वो बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बेटा किस क्लास से वो बिलोंग करता है, देन किस ऑर्डर से वो बिलोंग करता है, देन फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है। फिर हम बात करेंगे किस जीनस से वो बिलोंग करता है। फिर हम बात करेंगे किस स्पीशीज से वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो सबसे छोटा लेवल कौन सा हो गया? स्पीशीज, देन जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। कितने लेवल्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेवल्स होंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मार्किंग को आप चेंज कर लेना, 7 लेवल्स होंगे ये। सो इसमें से बेटा जो हाईएस्ट लेवल है टैक्सोनॉमी, इसको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। तो हाईएस्ट लेवल इज किंगडम एंड लोवेस्ट लेवल इज स्पीशीज। और अगर स्पीशीज के अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर या बायोमॉलिक्यूलर लेवल अगर ऑप्शन में है, सो दैट विल बी द राइट आंसर। क्योंकि स्पीशीज भी तो किसी बायोमॉलिक्यूल से, किसी मॉलिक्यूलर लेवल DNA RNA किसी से तो वो बनी है ना, तो दैट विल बी द लोवेस्ट लेवल। वैसे अगर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करें तो स्पीशीज विल बी द लोवेस्ट लेवल। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया जब हम स्पीशीज में, स्पीशीज आर द ऑर्गेनिजम्स और द इंडिविजुअल्स दैट आर सेम बेसिक और फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एंड दैट कैन अंडरगो ब्रीडिंग, ठीक है। उसको हमने बोला स्पीशीज। एंड दिस टर्म स्पीशीज इज गिवन बाय जॉन रे। एंड टर्म बायोलॉजिकल स्पीशीज भी हमने डिस्कस किया है नोट्स पे। टर्म बायोलॉजिकल स्पीशीज इज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। बायोलॉजिकल स्पीशीज का मतलब है द स्पीशीज दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, तो दैट आर बायोलॉजिकल स्पीशीज दैट आर नॉट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है। और स्पीशीज एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली या बात करें फंडामेंटल जो भी सिमिलैरिटीज है, बेसिक सिमिलैरिटीज वो सेम होंगी, ठीक है। फिर जितनी स्पीशीज होंगी बेटा अलग अलग स्पीशीज किस में आ सकती है? एक जीनस के अंदर। अलग अलग जीनस किसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं? एक फैमिली। अलग अलग फैमिलीज के ऑर्गेनिज्म ऑर्डर में आ सकते हैं, कॉमन ऑर्डर। अलग अलग ऑर्डर के ऑर्गेनिज्म एक क्लास में हो सकते हैं, वो एक फाइलम में या एक किंगडम। बात करते हैं जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपको पता है RH विटेकर ने 1969 में दी थी। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव 5 किंगडम,
किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। तो अगर हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ मैंगो प्लांट नहीं है, दैट हैव अ ह्यूज वैरायटी, एल्गी से लेकर और एंजियोस्पर्म्स तक सभी तरह के प्लांट्स उसके अंदर आएंगे। सो अगर हम बात करें तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज की, तो जैसे हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में अप टू डाउन आएंगे, द सिमिलर कैरेक्टर विल इंक्रीज। सिमिलैरिटी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगी, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटी या सिमिलर कैरेक्टर क्या होंगे, बेटा डिक्रीज। डन एवरीवन। तो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी स्पीशीज से कम जीनस, फिर फैमिली में और कम हो जाएगी, ऑर्डर में और कम, क्लास में और कम, फाइलम में। तो इस तरीके से कॉमन फीचर्स ऊपर जाते हुए कम हो जाते हैं, और नीचे आएंगे किंगडम से स्पीशीज की तरफ तो कॉमन कैरेक्टर्स, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। डन एवरीवन। उसके बाद लास्ट में आते बेटा जो ये प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी है, इसमें जो चीज़ें हमें हेल्प करती है उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। लाइक टीचिंग में जो चीज़ें हेल्प करती है, बोर्ड है, मार्कर है, या बुक्स हैं, या स्टडी मटेरियल है, ऑल दैट आर टीचिंग एड्स। डन एवरीवन। इसी तरीके से टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर में जो भी चीज़ें हेल्प कर रही है दैट आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमने बेटा हमारी बुक में 4 इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स गिवन है, और भी है, डिटेल में 4 है। हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, ज़ूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, की, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। वेरी इंपॉर्टेंट। हर्बेरियम क्या होता है, जैसे लाइब्रेरी में आप देखते हैं, लाइब्रेरी में क्या होती है, दे हैव लाइब्रेरी हैव अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बुक्स, ठीक है, डिफरेंट, और उनका एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंजमेंट होता है। ऐसे भी ही हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल्स। उसमें प्लांट के लीव्स को या प्लांट के पार्ट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। जैसे आपने कभी ना कभी बचपन में स्क्रैप बुक बनाई होगी जिसमें आपने डिफरेंट प्लांट की लीव्स को इकट्ठा करके और उनकी डिटेल साथ में लिखी होगी पेजेस पे, ऐसा ही कुछ हर्बेरियम में होता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फॉरेस्ट में गए, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप फॉरेस्ट के सारे ट्रीज को या सारे प्लांट्स को लेकर आओ, लेकिन वहाँ की मैक्सिमम प्लांट्स के आप एक एक लीफ तो लेकर आ सकते हैं ना। तो इस तरह का कुछ स्टोरेज होता है हर्बेरियम में, जिनको हर्बेरियम शीट्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से उनको ड्राई करके, प्रेस करके और विद प्रिजर्वेटिव का उनके ऊपर स्प्रे करके उनको रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में क्या होगा, जितने भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, या हम कहें द प्लांट दैट हैव थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने वाले हैं या जिनका नंबर बहुत ज़्यादा कम है, ऐसे लाइव प्लांट्स को, जीते जागते प्लांट्स को कहाँ रखा जाता है बेटा, बोटेनिकल गार्डन। जैसे ज़ूलॉजिकल पार्क जिसको आप जू बोलते हैं, जैसे जू में एनिमल्स को रखा जाता है ह्यूमन केयर, ह्यूमन प्रोटेक्शन में, ऐसे ही बोटेनिकल गार्डन्स में किसको रखा जाता है बेटा, प्लांट्स में। और बोटेनिकल गार्डन में स्टडी इजी हो जाती है क्योंकि हर प्लांट, जो भी वहाँ पे प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, दे हैव देयर डिस्क्रिप्शन कि किस फैमिली से, किस जीनस से या किस स्पीशीज से ये बिलोंग करते हैं, तो सारी उनकी डिटेल होगी। सो इट वुड बी ईजी टू स्टडी, इट वुड बी ईजी टू क्लासीफाई, आइडेंटिफाई द डिफरेंट प्लांट्स। देन एवरीवन। और ज़ूलॉजिकल पार्क की अगर हम बात करें, और ये हर्बेरियम में भी बेटा जो हर्बेरियम शीट्स होगी जिनके ऊपर लीव्स या हमने प्रिजर्व करके रखी, उस पर भी पूरी डिस्क्रिप्शन होगी, किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, किस डेट पे, किस लोकेलिटी से, वो सारी चीज़ें, किस एरिया से, वो सब चीज़ें उसमें होंगी, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन की बात करें बेटा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन दैट इज इन क्यू, इंग्लैंड, ये सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है और सबसे बड़ा हर्बेरियम भी यहीं पर है। और इंडिया में बोटेनिकल गार्डन की बात करें, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो होराय में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज इन लखनऊ। तो ये तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, यू मस्ट रीड दैट, you must remember that for both competitive exams and for CBSE। म्यूजियम में बात करेंगे बेटा, म्यूजियम में क्या होता है, आप सभी आए हो म्यूजियम में, कभी ना कभी गए होंगे। तो म्यूजियम्स के अंदर बेटा एनिमल्स की डिफरेंट जो है, दैट में हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन, दैट में हैव कलेक्शन ऑफ स्टफ्ड एनिमल्स। तो म्यूजियम में जो भी अवशेष हम कहें या जो भी फॉसिल्स हम कहें, इस तरह का रिकॉर्ड जो है म्यूजियम्स में रखा जाता है। और ये म्यूजियम ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऐसे जो है इनको बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर आकर स्टडी करना ईजी हो जाए। तो म्यूजियम एक्चुअली द स्टोर हाउस ऑफ फॉसिल्स एंड स्केलेटन्स एंड द प्रिजर्व मटेरियल्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स को किस तरीके से, जैसे कोई लार्ज एनिमल या लार्ज कोई बर्ड है, तो इवन स्मॉल बर्ड्स, इफ़ यू हैव टू
पुट देम इन म्यूजियम, तो आपको उनके अंदर का मैटर जो भी उनके ऑर्गन्स है वो सब निकाल करके और उनके अंदर स्टफिंग कर दी जाती है कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर की, घास फूस टाइप ऐसी चीज़ों का ना उसके अंदर स्टफिंग कर दी जाती है। एंड उसके ऊपर की जो स्किन है उसके ऊपर भी कुछ प्रिजर्वेटिव से इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर दिया जाता है ताकि वो भी माइक्रोबियल डिग्रेडेशन से बच जाए। डन एवरीवन। तो इस तरीके से म्यूजियम्स होते हैं। तो हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड। की बात करते हैं बेटा, देखिए अब की से बात सामने आती है कि किसी भी अगर आपके सामने दो ऑर्गेनिज्म रखती है, दो ऑर्गेनिज्म है और आपसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि इसमें से प्लांट है या एनिमल है। आपके पास मैंने एक स्टेटमेंट रखी, इज दैट ऑर्गेनिज्म एनिमल और प्लांट, क्या ये प्लांट है एनिमल। पहले बात तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बताएंगे प्लांट या तो आप बताएंगे एनिमल। डन। और जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल, दिस इज अ स्टेटमेंट। ऐसे ही सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेस पे बेटा अगर रूट्स एंड लीव्स या क्लोरोफिल इस तरह की चीज़ें अगर आपको नजर आ रही है, यू विल से इट इज अ प्लांट। अगर नहीं है एंड इट हैव अ डिफरेंट एनिमल लाइक प्रॉपर्टी तो आप कहेंगे एनिमल है। डन। तो इसी तरीके से बेटा की इज अ टेक्सोनॉमिकल एड इन विच ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज वी कैन डिफरेंशिएट द ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें बेटा जो स्टेटमेंट होगी दैट इज कॉल्ड लेड या लीड उसको कहेंगे, और उसमें जो भी स्टेटमेंट हम बोलेंगे तो उसमें दो ऑप्शंस हमारे पास होंगे, पेयर में होगा ऑप्शन, तो उसको क्या बोलेंगे कपलेट, यस और नो या प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। ठीक है। और भी टेक्सोनॉमिकल एड जैसे अभी हम बात करें न्यूज़ के लिए, हम लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, मैगजीन्स देखते हैं। ठीक है। या अगर हम देखें लैब में अगर आप काम करें तो आप लैब मैनुअल चेक करेंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल आप चेक करेंगे। सिमिलरली बेटा ये कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे मेलबर्न है, इसमें किसी पर्टिकुलर एरिया में कैसे प्लांट्स कैसे एनिमल्स, प्लांट्स के लिए हम फोना वर्ड यूज़ करते हैं, फ्लोरा वर्ड यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए फोना। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जैसे हरियाणा में कुछ पर्टिकुलर एरिया जैसे रोहतक है या करनाल है या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, दैट इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन मैनुअल। मोनोग्राफ, अगर किसी सिंगल टाइप के जीनस या सिंगल टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल अगर आपको चाहिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस तरह के कैसे प्लांट, कितने प्लांट है, कैसा है, तो दैट इज मोनोग्राफ। ऐसे ही इंफॉर्मेशन कैटलॉग्स के अंदर गिवन है कि किस तरीके से डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म या कितने टाइप के प्रेजेंट है, तो ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल बेटा हमें इस चैप्टर में हमने किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, उनकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, फिर हमने किया बायोडाइवर्सिटी, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में आने वाले क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तो वो पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, डिफाइनिंग फीचर क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्शियसनेस। ठीक है। या रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन, व्हाई दे आर कॉल्ड सिनोनिमस टर्म्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को ही हम डिवीजन बोल रहे हैं उनमें और मल्टीप्लिकेशन को ही हम रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से 1 मार्क्स के आ सकते हैं। डन एवरीवन। अच्छा बेटा उसके बाद आ सकता है ICBN, ICZN या IUCN की फुल फॉर्म्स क्या है जो हमने डिस्कस कर लिया है। टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इंपॉर्टेंट, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की 3 मार्क्स में ये आपको कई बार ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए दे सकते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, टैक्सोनॉमिकल एड 3 to 5 मार्क्स में आ सकता है। कंप्लीट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टैक्सोनॉमिकल एड्स एंड टाइप्स और आपको देने पड़ेंगे उसमें, या इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज हर्बेरियम, व्हाट आर बोटेनिकल गार्डन, व्हाट इज की, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। और हमने इस चैप्टर की बेटा डिटेल में वीडियोज 6 to 7 वीडियोज आर देयर ऑन द क्लास 11th प्लेलिस्ट, सो यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th। उसमें हर टॉपिक को 7 लेक्चर में जो है डिटेल में डिस्कस किया है फॉर बोर्ड्स एंड CBSE एंड HBSE, ICSE या डिफरेंट बोर्ड जिनसे भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, एंड फॉर नीट एज वेल। ठीक है। या जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा BSc नर्सिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो द बेसिक सिलेबस ऑफ 11th 12th विल बी सेम फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने डिस्कस किया ओवरऑल इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, और फॉर डिटेल यू कैन सी द लेक्चर्स ऑफ 1 to 7 फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। इफ़ यू वांट कि
कि हर चैप्टर की नोट्स की फॉर्म में डिटेल वीडियोस और नोट्स कंप्लीट करने के बाद एक इस तरीके से ओवरव्यू विद माइंड मैप। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और भी चैप्टर्स की मैं बनाऊं, दिस इज चैप्टर 1 ओनली, अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।